हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे आईटीआई सेकेंड ईयर का कोर्स लेके आए हैं। कंप्लीट कोर्स करेंगे, आप लोग का सहयोग और प्यार और सपोर्ट बना रहा तो। प्यारे साथियों, आज हम WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम घर्षण कहते हैं भाई। ठीक, क्या कहते हैं इसे? घर्षण। अब देखिए, ये देखिए, अभी हम जो है कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। फ्रिक्शन के बारे में जो कंसेप्ट है वो नॉर्मल है, क्लियर कर लें। फिर उसके बाद हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल्स। अभी हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बना रहे हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट हैं उसको क्लियर कर लेंगे। फिर हम अपना फिर कभी मतलब एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, तो वहाँ पे हम इन डिटेल्स इसे डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, घर्षण अगर मैं आपसे पूछूं घर्षण है क्या? देखिए, घर्षण से हमें फ़ायदा भी है और घाटा भी है। फ़ायदा क्या है? अगर हम किसी सतह पे चल पा रहे हैं तो घर्षण के कारण, आवश्यकता के अनुसार हम कहीं रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें घर्षण का यूज है। ठीक है, इस तरह से आप जो भी कार्य कर रहे हैं हर एक चीज़ में भाई घर्षण है। लगभग सभी जो भी वर्क आप करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं घर्षण है। अब देखिए, घर्षण से नुकसान क्या है, घाटा क्या है? अगर मान लीजिए जैसे कोई मशीन चल रही है, ठीक, मशीन, ठीक, ऐसे मशीन को ये नाच रहा है, चक्का है, मान लीजिए चक्का है, ये नाच रहा है। अब कभी कभी आप देखते होंगे नाचते नाचते ये क्या होता है, हीट होने लगता है। हीट क्यों होता है? घर्षण के कारण ही भाई हीट होने लगता है। अगर आप इसको कूलिंग नहीं करेंगे, ठंडा नहीं करेंगे, तो ये कभी कभी बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे घाटा भी है इस घर्षण से। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप चाकू को क्या करते हैं, नुकीला बनाते हैं, रगड़ रगड़ के चाकू को क्या करते हैं, नुकीला बनाते हैं। तो उसमें ये नुकीला बन रहा है किसके कारण? तो कहीं ना कहीं उसमें घर्षण का यूज है। ठीक है, अब देखिए, हम घर्षण को एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक आपका सरफेस है, सतह है, रोड है, मान लीजिए खुरदुरा टाइप का रोड है, खुरदुरा टाइप का खूब खुरदुरा है। और यहाँ पे आप ईंट रखे हुए हैं, ऐसे ईंट रखा हुआ है। अब आप इस ईंट को रस्सी से बांध के खींच रहे हैं भाई। ठीक, रस्सी से बांध के आप अपने हाथ से खींच रहे हैं। और यहाँ एक सरफेस और है, एक सतह और है, खूब चिकना सा है। इस पे आप ईंट रखे हुए हैं और इसको भी आप रस्सी से बांध के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं आप किससे बहुत आसानी से खींच पाएंगे? तो आप कहेंगे हम इसको बहुत ही आसानी से खींच लेंगे, इसके इस वाले के कंपैरिजन में, है ना? तो देखिए, अब यहाँ पे बात ये आती है, आप इसको आसानी से खींच नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये भी वही ईंट है और ये भी वही ईंट है। तो आप कहेंगे इसका जो सतह है वो चिकना है और इसका खुरदुरा टाइप का है, इसलिए हम नहीं खींच पा रहे हैं। ये तो भाई नॉर्मल सा है, हर कोई इंसान बताएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो उस वाले लैंग्वेज में आप कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर, इस वाले सरफेस में कहीं ना कहीं एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो हमें खींचने से रोक रहा है। ठीक है, तो वही प्यारे साथियों जो बल कार्य कर रहा है। देखिए, अब ये सतह है, ये भी सतह है, लेकिन ये क्या है, खुरदुरा सतह है और ये चिकना सतह है। तो इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि वो जो बल कार्य कर रहा है ना, वो सतहों के बीच ही कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। तो घर्षण यही है, दो सतहों के बीच कार्य करने वाला अप्लाइड बल के विरोधा बल, अप्लाइड बल के अपोजिट जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं घर्षण बल, दो सतहों के बीच। ठीक है, हमेशा याद रखिए। ये देखिए, सतह का एरिया कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि सतह कैसा है। ठीक है, सतह का नेचर कैसा है, सतह की प्रकृति कैसी है, चिकना है, गीला है, खुरदुरा है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि सतह के एरिया पे। ओके, अब देखिए, ये हमें यहाँ से आगे बढ़ने में रोक रहा है, लेकिन ये रोक तो रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कम रोक रहा है। ठीक है, अगर नहीं रोकता तो ये ईंट अपने आप चलता रहता, हमें बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें बल लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें भी, क्योंकि हम बल लगा रहे हैं तब नहीं आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि एक कोई बल है जो इसके विपरीत दिशा में भी लग रहा है। तो वो कौन सा बल है अभी हम क्लियर कर पाए हैं, वो फ्रिक्शन बल है। ठीक है, कौन सा बल है भाई? फ्रिक्शन बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा कि घर्षण बल हमेशा अप्लाइड बल, जो हमारे द्वारा लगाया हुआ बल होता है, उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो घर्षण बल होता है ये कितने प्रकार का होता है? ठीक है, जो ये स्टैटिक्स मतलब या घर्षण कहें हम, ये जो घर्षण होता है, घर्षण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, एक घर्षण होता है आपका स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण। ठीक है,
एक क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब, स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है घर्षण, ठीक है, स्थिर घर्षण, ठीक है। अब स्टैटिक मतलब स्थिर। अब देखिए कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो घर्षण बल लग रहा है ना, बल तो लगेगा भाई, घर्षण बल लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे अप्लाइड बल से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हुआ, इसको हम हिला नहीं पाए, ये जो है एफएस है बहुत ज़्यादा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जाती है तो वस्तु हमेशा रुकी हुई अवस्था में रहती है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि भाई सभी घर्षण का जो बाप है कौन सा है, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बहुत बड़ा होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वस्तु एकदम रुक जाए, चले ही ना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड, क्या होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन को, डायनेमिक मतलब गतिक, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, गतिक घर्षण, ठीक। किसी वस्तु के गति के कारण जो घर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक घर्षण कहते हैं। अब कोई वस्तु गति कर रहा है, जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे यही हुआ, इसमें जो घर्षण बल लगता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक घर्षण, ठीक है। इसे हम मान लीजिए एफ डी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा ये हुआ, फिर उसके बाद ये। अब आपका तीसरा है भाई, तीसरा है रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखिए डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब ये कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, इसको मान के खींच रहे हैं, डायनेमिक मतलब गति कर रहा है, ठीक। अगर इसी ऑब्जेक्ट में हम चक्का लगा दें ऐसे, तो अब अगर इसको हम खींचने लगे, ठीक है, कहने का मतलब किसी अक्ष के परितः अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट क्या घूम रहा है तो उसमें जो घर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक घर्षण। देखिए डायनेमिक को हम अरे सॉरी, रोलिंग, एफ आर से। तो देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें घर्षण ज़्यादा होगा कि इसमें घर्षण, देखिए यहाँ पे चक्का लगा दिए हैं तो इसके कंपैरिजन में, इस वाले के कंपैरिजन में इसमें घर्षण कम होगा। तो सबसे बड़ा घर्षण किसमें हुआ, ये, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये, मतलब सबसे घर्षण इसमें कम लगेगा, उसके बाद फिर इसमें सबसे कम और सबसे अधिक इसमें लगेगा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक, इसे आप याद करके रखेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पे कुछ सूत्र है, हम उसको भाई ड्राइव कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं सूत्रों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक सेकेंड, पूरा इरेज कर दें अच्छे से, ठीक, गुड। अब चलिए मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ तो भार होगा, वजन W, हम जानते हैं W बराबर mg भी लिख सकते हैं इसे, ओके। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लागू होगा, ठीक। ये क्या है, एक तरह से नीचे की ओर एक बल लग रहा है, तो आप जानते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल आगे कार्य करता है, ठीक है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। रिएक्शन मतलब क्या, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। अब ये वस्तु के लंबवत कार्य करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लंबवत बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लंबवत बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए हम इसको एक बल पी लगा के इसको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से एक बल कार्य करना शुरू कर देगा, कौन सा है भाई, फ्रिक्शन बल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हम और क्लियर कर लें भाई, ठीक। अब देखिए हम इस बल को बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रफ, ठीक है, इसका सतह कैसा है, रफ टाइप का सतह है, बहुत खुरदुरा टाइप का सतह है, मान लीजिए, चलिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से बल लगा के बढ़ाना शुरू करेंगे भाई, ठीक है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे एक ईंट ऐसे रखा हुआ है। अब इस पर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। पहले लगा दिए 10 न्यूटन का, तो कहा बेटा 10 न्यूटन लो, हम भी लगा दिए इधर से 10 न्यूटन, आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। फिर हमने लगा दिया भाई 20 न्यूटन, फिर ये अपना फोर्स बढ़ा दिया, करा 20 न्यूटन, अभी तो मेरे पास इतना कैपेसिटी है, 20 न्यूटन कर दिया। फिर हम कहें अरे नहीं भाग रहा है, फिर हम कर दिए और बल लगा दिए 30 न्यूटन का। फिर ये कहा कि अच्छा भाई साहब अभी और मेरे पास कैपेसिटी है, लो 30 न्यूटन, ठीक, 30 न्यूटन कर दिया ये भी। फिर हम जैसे ही 3 पॉइंट में आगे बढ़ें, मतलब 30.15 या कुछ भी बल लगा दिए, ठीक है, इसके बाद हम बल लगा दिए, ठीक, इसके बाद तो ये क्या हुआ भाई, ये आगे मतलब
30 के आगे थोड़ा सा हम आगे बल लगा दिए, 30 के आगे थोड़ा सा आगे हम और बल लगा दिए, तो ये क्या हुआ, चलने लगा। ठीक है, चलने लगा। तो देखिए लिमिटिंग या सीमांत फ्रिक्शन, लिमिटिंग घर्षण किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं ना, सीमांत घर्षण। तो देखिए ये इसके पास कितना भाई था, 30 था, इसकी कैपेसिटी कितना थी फ्रिक्शन की, 30 थी। तो वह मैक्सिमम स्थिति जिससे यह ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, वो कौन सी थी भाई, 30। ठीक है, लिमिटिंग समझिएगा, ये जो 30 है ना, 30 अगर लिमिटिंग कंडीशन आता है तो हम हमेशा F बराबर P लेते हैं लिमिटिंग में, सीमांत घर्षण में, क्योंकि F बराबर P लिमिटिंग में ये भी बल और ये बल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ठीक, लिमिटिंग के जस्ट बाद आप कोई बल लगाएंगे तो वो आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, ये समझने की कोशिश करिए आप। ठीक, लिमिटिंग। चलिए, मुझे लगता है आपका ये क्लियर हुआ होगा, मैं क्लियर करने में सफल रहा हूँ। ठीक भाई, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कुछ और चीज़ को कंफर्म करते हैं। देखिए F बटे में R इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, या F इज इक्वल टू म्यू R। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये फार्मूला है, आप याद करके रखिए। ये F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, R क्या है बताया मैंने, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, अभिलंबवत बल या प्रतिक्रिया बल इसे कहते हैं। ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसे कहते हैं। म्यू को क्या कहते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, याद रखिए। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि म्यू इजकल टू है तो फ्रिक्शन बटे में क्या होगा भाई, रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है, जिसे हम घर्षण गुणांक हिंदी में कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है आपका। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम अच्छे से क्लियर कर लें, फिर आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं भाई। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन। तो यहाँ पे हम क्या पाएँ भाई, F बराबर म्यू R, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। अब देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये सतह है, इस सतह पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक, अब ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स है, और ये क्या है, इधर लग गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, यहाँ से एक आपका जानते हैं प्रतिक्रिया बल लगेगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है W बराबर mg। ठीक, तो देखिए अब हमसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण। तो देखिए ये जो प्रतिक्रिया बल है, और ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक रिजल्टेंट मिलेगा, हम इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिक्रिया बल और फ्रिक्शन बल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, इनके बीच जो कोण बनता है, मान लीजिए थीटा है, यही क्या होता है भाई, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण कोण। ठीक, घर्षण कोण क्या होता है, इनके और इनके बीच का कोण होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, घर्षण कोण क्या होता है, ये जो अभिलंबवत बल है और फिर आपका घर्षण बल जो है, ठीक है, घर्षण बल का रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल जो होता है, इनके बीच का कोण ही क्या होता है, घर्षण कोण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घर्षण कोण की अगर बात की जाए, ठीक, अब हम लिमिटिंग मतलब कंडीशन में ले रहे हैं, सीमांत घर्षण में अगर बात करें तो F बराबर हमने बताया P होगा। F बराबर क्या होगा, P, मतलब ये वस्तु क्या है, रुकी हुई है, तो यहाँ से आपको मिलेगा F बराबर P। इज दैट क्लियर। फिर यहाँ से मिल जाएगा R बराबर mg। R बराबर क्या मिलेगा भाई, mg। सभी एक दूसरे के बराबर होंगे सीमांत अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
अगर आप tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर यहाँ से आपको मिलता है भाई tan थीटा बराबर आपको मिलेगा क्या, F बटे में R। ठीक, F बटे में R, ये आपको बिल्कुल रट लेना है। F बटे में R हमने बताया है क्या है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो इसी को हम म्यू कहते हैं। F बटे में R को हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर आपका मिला क्या, tan थीटा बराबर आपका मिल गया म्यू, या थीटा बराबर अगर हम थीटा बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स म्यू। ठीक, tan इनवर्स म्यू ये मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घर्षण कोण के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तो आपको tan थीटा इक्वल टू म्यू याद होना चाहिए। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, तो आज के सेशन ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे अपना फ्रिक्शन से लगभग कंसेप्ट क्लियर कर लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप मन लगा के भाई पढ़े होंगे तो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका निकलने वाला नहीं है, एक दो क्वेश्चन होगा जिसे आपको रटना पड़ेगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक, देखिए पहला है क्वेश्चन आप पहले आराम से पढ़ेंगे, एग्जाम में ना आराम से पढ़ के तब क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। ठीक है, विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। पहले सभी ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे पूरे पेशेंस के साथ, और आप वीडियो को बढ़िया से देखिए भाई। विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का नियम कौन सा है, चलिए देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कंटेंटिंग सरफेस। ठीक है, ये कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इंडिपेंडेंट होता है एरिया से और कंटेंटिंग सरफेस से। बिल्कुल हमने आपको बताया डिपेंडेंट किस पे होता है, हमने बताया कि भाई फ्रिक्शन जो फोर्स होता है ना वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है और ना कि इसके कंटेंटिंग सरफेस पे, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इसके नेचर पे। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है सरफेस पे, मतलब गीला है, खुरदुरा है, ठीक है, किस तरह है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि मोटा पतला पे। ओके, देखिए नेक्स्ट है, ये तो मतलब सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखते हैं और नीचे वाले क्या कर रहे हैं भाई। फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं एफ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, नहीं, ये जो होता है समानुपाती होता है। एफ जो होता है फ्रिक्शन फोर्स समानुपाती होता है आर, तभी हमने यहाँ से निकाला था एफ इज इक्वल टू म्यू आर, जहाँ पे म्यू क्या है, ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू क्या है, यहाँ पे घर्षण गुणांक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है मतलब अभिलंबवत बल है, या इसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल, और एफ क्या है फ्रिक्शन फोर्स, आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए ये तो एकदम गलत है भाई। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर से खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इधर ही गति करेगा, तो ये कह रहे हैं जो घर्षण बल होगा क्या ये भी इधर लगेगा, नहीं, घर्षण बल हमेशा इनके विपरीत में ही कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद आ रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंटेंटिंग सरफेस, बिल्कुल भाई नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सरफेस की प्रकृति क्या है, खुरदुरा है, कैसा है, गीला है, ठीक है, किस तरह से है, इस पे तो डिपेंड करेगा, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट मोशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, किसका, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने बताया कि मोशन के विपरीत दिशा, मतलब ये वस्तु जो होगा इसके विपरीत दिशा में, तो ये वाला राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। ओके, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंटेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन के कौन सा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप हिंदी पढ़ लीजिएगा जरूर। संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक होता है, तो हमने बताया एफ अनुपातिक होता है आर के। नॉर्मल रिएक्शन के कौन सा अनुपात में होता है, फ्रिक्शन, तो इसमें घर्षण बल कहीं है, घर्षण बल ये है फ्रिक्शन बल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड रोड
इफ़ व्हीकल आर एबल टू रन, ठीक है, ये देखिए कह रहे हैं, हिंदी में एक समझ लेते हैं कि अगर कोई व्हीकल, कोई गाड़ी है सड़क पे रन कर रही है तो वह किसके कारण, ठीक है, तो घर्षण बल के कारण और फ्रिक्शन के कारण। और क्या आंसर ये होगा, आँख बंद करके लगा देंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन, उपयोगी घर्षण कौन सा है। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए ना, उपयोगी घर्षण कौन सा है, अनुपयोगी घर्षण कौन सा है, सभी को पढ़ लेना चाहिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेंडर रिंग घर्षण उपयोगी है क्या, पता नहीं भैया। क्रैक सॉफ्ट बियरिंग उपयोगी है क्या, व्हील हब बियरिंग उपयोगी है क्या, ब्रेक शू लाइनिंग, मतलब आपके जूते पे जो लाइन कटी होती है वो उपयोगी है क्या, बिल्कुल उपयोगी है। हम कोशिश करते हैं कि गोटीदार वाला जूता लें, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी होते हैं वो गोटीदार न लेके कांटे वाला जूता लेते हैं, क्यों, ताकि घर्षण मैक्सिमम लगे, कहीं हम फिसल ना जाएं। तो ये उपयोगी तो हुआ, ब्रेक शू लाइनिंग बिल्कुल राइट है आंसर, ठीक। विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, कौन सा बेकार घर्षण है, कौन सा बेकार घर्षण घर्षण है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए रियल एक्सर गियर, रियल एक्सर गियर ये बेकार घर्षण है क्या, ये तो भाई अगर भाई गियर में, ठीक है, रियल एक्सल गियर में अगर कोई घर्षण काम कर रहा है, हम जैसे बियरिंग हो गया, बियरिंग में हम कहेंगे कोई घर्षण काम करे, हम उसमें ग्रीस मोबिल स्नेहक, अरे स्नेहक मतलब सॉरी लुब्रिकेंट उपयोग करते हैं, मतलब फ्रिक्शनल वाला पदार्थ यूज करते हैं ताकि इसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये तो भाई हमको लग रहा है ये सही ऑप्शन होगा। बाकी फर्श पर टायर, टायर्स ऑन फ्लोवर्स, देखिए अगर कोई टायर है, अगर इसमें घर्षण नहीं लगेगा तो ये टायर रुकेगा ही नहीं, ये तो उपयोगी हो गया, ये तो बेकार नहीं है ना, ये उपयोगी है। फिर ब्रेक शू लाइन हमने बताया, शूज में जो लाइन कटी होती है ये भी तो उपयोगी हुआ, मतलब ये बेकार नहीं है। फिर क्लच लाइनिंग, ये ऑटोमोबाइल का एक है कंसेप्ट, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए जब हम क्लच को इधर उधर करते हैं तो उसमें क्लच पे एक फ्रिक्शन कार्य करता है, ये भी उपयोगी होता है। अगर क्लच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्लच लगेगा ही नहीं, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट होगा, ये ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है भाई, विच इज डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ मेटल, धातुओं का प्रकार, ठीक, संपर्क सतह, ठीक, संपर्क धातुओं की मात्रा, ठीक, धातुओं की गुणवत्ता, धातुओं की गुणवत्ता पे, ठीक है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है भाई, धातुओं के प्रकार पे, संपर्क सतहों पे, कंटैक्ट सरफेस पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटल पे, किस पे डिपेंड करेगा घर्षण बल, बताइए। ओके बताइए, अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देखे हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे, अदरवाइज इसका उत्तर आपको कमेंट में ही मिलेगा। पहले आप मैक्सिमम लोग कमेंट करिए, तभी मुझे पता चलेगा ना वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, घर्षण, हाउ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। घर्षण गुणांक क्या होता है भाई, हमने बताया था म्यू एफ बराबर, हमने क्या बताया था आपको, म्यू आर, यही तो घर्षण का गुणांक है, एफ बराबर म्यू आर। तो म्यू अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो ये मिलेगा एफ बटे में आर, एफ बटे में क्या मिलेगा भाई, आर मिलेगा, ओके। चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए मतलब ये क्या है, ये घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन के अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण का गुणांक कहते हैं, ठीक है। घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इससे बल और क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल वाली कोई बात ही नहीं है, कट्ट पिट्ट। यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है, ठीक है, एकदम सही बात है भाई, एकदम सही बात है, ठीक। बी हमको एकदम सही लग रहा है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, बी ही सही है, ठीक। यह सामान्य प्रतिक्रिया वस्तुओं के द्रव्यमान तरीके, इसमें वजन से कोई मतलब नहीं है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आँख बंद करके बी पे मार देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फाइंड कोफिशियंट, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, म्यू इक्वल टू हमने क्या बताया, एफ बटे में आर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे म्यू एफ बटे में आर है, लेकिन ये डब्लू है, डब्लू क्यों है समझने की कोशिश करते हैं, आर की जगह डब्लू क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ये आर लगता है, फिर यहाँ पे क्या लगता है, डब्लू या एम जी से कहते हैं। देखिए आर बराबर डब्लू होता है ना, ठीक है, आर बराबर डब्लू, क्योंकि बराबर और विपरीत दिशा में ये बल लगता है, तो आर बराबर डब्लू हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए विच सिंबल इज यूज टू
डिनोट, ठीक है, डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार बता चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हों तो किस तरह के घर्षण को कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं दो क्या हैं, यदि दो वस्तुएं आराम में संपर्क में हैं, आराम में हैं, संपर्क में हैं, मतलब रेस्ट अवस्था में है और संपर्क में है, तो इसमें कौन सा घर्षण मिल रहा है, स्टैटिक घर्षण, मतलब स्थिर अवस्था में कोई भी, ठीक है, स्थिर अवस्था में वस्तु पे लगने वाले घर्षण को स्टैटिक घर्षण कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ कुल समझ लेते हैं। ठीक, स्प्लेंडर, फिर रोलिंग घर्षण हमने आपको बताया। रोलिंग घर्षण क्या होता है भाई, अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो इसके बीच जो घर्षण लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग घर्षण कहते हैं। एंगुलर फ्रिक्शन तो मतलब एंगुलर फ्रिक्शन जैसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन जैसे एंगल पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो एंगल को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो इस अवस्था में जो भी घर्षण लगता है उसे हम एंगुलर घर्षण कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, सही कथन कौन सा है। ठीक, लिमिटिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये लिमिटिंग घर्षण हमने बताया था क्या होता है भाई, लिमिटिंग घर्षण में अगर लिमिटिंग अवस्था है तो वस्तु उस अवस्था में रुकी हुई होती है। वस्तु जैसे ये बल्ब हम पी लगा रहे हैं तो यहाँ पे यफ जो है, अगर हम कहें कि लिमिटिंग अवस्था है, इस वस्तु का लिमिटिंग अवस्था है, तो लिमिटिंग अवस्था से जस्ट थोड़ा सा और बल लगा देंगे, ठीक है, लिमिटिंग के बाद जस्ट थोड़ा सा और बल लगा देंगे तो ये वस्तु चलने लगेगा। ठीक है, लिमिटिंग बल जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो इस वस्तु को रोक के रखता है। अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी बल लगेगा तो ये वस्तु क्या होगा, गति करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब देखिए लिमिटिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा जो होता है आपका स्टैटिक घर्षण होता है। यदि वस्तु रुकी हुई है तो सबसे बड़ा घर्षण वही होता है, स्टैटिक घर्षण। ठीक है, स्टैटिक, फिर इसके बाद आपका आता है लिमिटिंग या फ्यल, फिर आपका इससे जो होता है उसके बाद जो होता है क्या होता है, यफ डायनेमिक, फिर आपका सबसे छोटा घर्षण जो होता है यफ क्या होता है भाई, यफ रोलिंग सबसे कम घर्षण इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, फिर इसमें और फिर इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ठीक, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक है। ठीक है, रोलिंग घर्षण देखिए, लिमिटिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के बराबर होता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो मोर देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन यही हो सकता है। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन में आ जाएगा स्लाइडिंग में। ठीक है, रोलिंग। अब यहाँ पे देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसको मैंने सही बताया क्या, ये नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है भाई, क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन, रोलिंग फ्रिक्शन ये है ना, ये थोड़ी नहीं अधिक होगा इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये तो कम है, तो ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये लेस देन है क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी। सबसे सही ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए, कौन से कोण को घर्षण कोण कहा जाता है, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने बताया था कि ये जो नॉर्मल, ठीक है, फोर्स है, और ये जो होता है आपका क्या, ये घर्षण फोर्स होता है, घर्षण बल जो होता है। ठीक है, फिर इनका जो ये क्या है, इस नॉर्मल फोर्स और ये घर्षण फ्रिक्शनल फोर्स के रिजल्टेंट के बीच वाला जो कोण होता है इसी को हम घर्षण कोण कहते हैं, मतलब ROS। तो ROS ये है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो हमने बताया था आपको,
ठीक। टेन थीटा बराबर हमने क्या म्यू निकाल के दिखाया था, यही होता है घर्षण गुणांक, तो ये टेन के रूप में आता है भाई। चलिए ठीक। अब यहाँ से दिए गए आंकड़े में आर अक्षर को क्या दर्शाते हैं, तो आर अक्षर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, सामान्य प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके, देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, दाब बढ़ाने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। घर्षण को बढ़ाने के लिए, अरे नहीं भाई, घर्षण को कम करने के लिए, बिल्कुल दाब को कम करने के लिए नहीं, घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट, ग्रीस व्रीस मतलब इस तरह का यूज करते हैं। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फीड, ठीक, वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, इसे आप याद कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। वीक फीड स्नेहक प्रणाली में कौन सा लुब्रिकेंट, कौन सा ग्रीस यूज किया जाता है भाई, तो लव तेल, लव ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, लव ऑयल यूज किया जाता है। इनके बारे में हम इन डिटेल्स समझेंगे, अभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्लेप लव कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहक प्रणाली प्रदान की जाती है। ठीक है, कौन सी स्नेहक ऑयली प्रणाली। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, स्पेलेस फीड प्रणाली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो चित्र वाले हैं भाई, इन्हें आप बिल्कुल रट के जाना है। चित्र वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही छपा हुआ मिल जाएगा। स्नेहक के लिए उपयुक्त प्रकार उपकरण का नाम बताइए। स्नेहक के लिए प्रयुक्त उपकरण का ये नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है, देखिए यहाँ पे टी, जैसे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने के लिए। देखिए इस तरह से आपको छपा हुआ बिल्कुल मिलेगा ये क्वेश्चन। टी है ना, टी की तरह दिख रहा है, तो हम टी हैंडल प्रेशर, ये टी वाला है ना, टी हैंडल की तरह है प्रेशर, तो हम कहेंगे टी हैंडल प्रेशर गन। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार, बिल्कुल टी के जैसे दिख रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, टी हैंडल प्रेशर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पानी का, पेट्रोल का, ना ही लुब्रिकेंट स्नेहक का, ये ग्रीस का थे ना इसी जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दक्षता बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, यही होता है। और क्या, स्नेहक किस लिए यूज करेंगे, घर्षण को कम करने के लिए, और क्या ग्रीस व्रीस लगाते हैं ताकि सरल चले। ठीक, इस देखिए, अच्छा इसमें ना कभी कभी ये भी ऑप्शन दक्षता बढ़ाने के लिए, देखिए यार क्या मजाक है। देखिए दक्षता बढ़ाने के लिए मेन तो यही काम होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि घर्षण को कम करने के लिए। अब घर्षण कम होगा तो दक्षता भी बढ़ेगा भाई मशीनों का। ठीक, वो बेयरिंग और अधिक चलेगी, घिसेगी नहीं। तो ये तो बात का आंसर है, अगर ये नहीं होता ठीक है तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, घर्षण कम करने के लिए, इसलिए इसको सही किया गया। चलिए बाकी आप समझदार ये हैं। व्हाट काज द इफिशियंसी ऑफ मशीन बाई मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट, स्नेहक को बनाए रखने से किस मशीन की दक्षता क्या होती है, किसी मशीन की दक्षता क्या होती है, इंक्रीज बढ़ेगी क्या, स्नेहक, वही तो बताए हैं यार, सब क्वेश्चन वही छपा हुआ मिल जा रहा है। ठीक, मतलब स्नेहक प्रयोग करेंगे तो मशीन की दक्षता बढ़ती है ना। जैसे कि बेयरिंग है, बेयरिंग में हम स्नेहक मतलब ग्रीस मोबिल ये सब पोत के रखेंगे तो बेयरिंग घिसेगी नहीं, तो इसकी क्या होगी, दक्षता बढ़ेगी। ठीक, चलिए आपके लिए दे दूं, किस तरह शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ये कह रहे हैं शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। शीतलक मतलब ठंडा होगा, और क्या, नमी को लेकर, ठीक है, गर्मी दूर भगाने के लिए। अच्छा शीतलक है ना, तो गर्मी दूर भगाएगा, ये राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, तो यार आप इसमें से कितना सही कर पाएँ ईमानदारी से कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट होगा, ये आपके मतलब फ्रिक्शन से, घर्षण से ही नेक्स्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर बचा हुआ है। अब हम न्यूमेरिकल पे एक बार डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।